नमस्कार, सूत्रकार समाचार में आपका स्वागत है। अहम खबरों के साथ मैं हुस्निता। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का चौथा दिन हंगामे के साथ शुरू। कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक धरने पर बैठे। इसी के साथ रिम्स की बदहाली, धर्मांतरण, बिजली संकट सहित कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के विरुद्ध हंगामा किया गया। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी हंगामे के साथ शुरू हुआ। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही बीजेपी के विधायक धरने पर बैठ गए। कांके से बीजेपी विधायक समरीलाल रिम्स की बदहाली व्यवस्था को लेकर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए थे, लेकिन जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें ससम्मान सदन में बुलाने का आग्रह किया। रिम्स की बदहाली के अलावा धर्मांतरण समेत बिजली संकट का मुद्दा भी सदन में गरमाया। इस दौरान बीजेपी विधायक ने सत्ता पक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने झारखंड में हो रहे धर्मांतरण का मामला उठाया, तो वहीं विधायक दीपक बिरुवा ने झारखंड के स्कूली बच्चों से जुड़े मामलों को प्रमुखता से उठाया, जिस पर विधायक चंपा सोरेन ने जल्द उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। खनन घोटाले मामले में अब धीरे धीरे कई लोग फंसते नजर आ रहे हैं। मामले को लेकर अब ईडी गंभीर नहीं, चौकस भी नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू और महाधिवक्ता के बीच बातचीत का ऑडियो सुर्खियों में बना हुआ है। ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जानकारी देते हुए बताया कि उनके इन्वेस्टिगेशन में खलल डालने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात उनके प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू और महाधिवक्ता राजीव रंजन ने जासूसी करवाई। वहीं हाईकोर्ट में ईडी की तरफ से दाखिल किए गए हलफनामे में दोनों के बीच फोन पर हुई बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट भी सौंपा गया है, जिसमें इन दोनों के बीच ईडी के अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखने की बात हुई। ईडी के इस चौंकाने वाले खुलासे से पूरे जांच में एक नया मोड़ आ गया है। ईडी की ओर से 20 से भी ज्यादा हलफनामे में बताया गया है कि साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहरवाग में टोल प्लाजा के टेंडर को लेकर हुए विवाद में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले सामने आने पर इसकी जांच की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू ने महाधिवक्ता राजीव रंजन से फोन पर बात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो ईडी की गतिविधियों पर नजर रख सके। बताया जा रहा है ये बातचीत 22 को हुई है। इस बातचीत का पूरा ब्यौरा हलफनामे में दिया गया है। इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में 22 दिसंबर को सुनवाई होनी है। चीन में कोरोना ने कहर ढाया है। हालत ये है कि मरीजों की संख्या में 85 से 95% का इजाफा देखने को मिल रहा है। अस्पताल में बेड भी कम पड़ रहे हैं। हर रोज सैकड़ों लोग दम तोड़ रहे हैं, जिसे देखते हुए अब भारत सरकार भी सतर्क नजर आ रही है। चीन में एक बार फिर से कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हालत ये है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या में 50 से 95% का इजाफा देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। मरीजों को फर्श पर लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की भी कमी हो गई है। दवा और ऑक्सीजन का संकट भी गहराने लगा है। हर रोज सैकड़ों लोग दम तोड़ रहे हैं। इतनी मौतें हो चुकी हैं कि अस्पतालों में अब लाश रखने की जगह भी नहीं बची। रूम से लेकर अस्पताल के बाहर तक लाशों को रखा जा रहा है। वहीं विशेषज्ञों का दावा है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर चीन के 80 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। वहीं अब कोरोना को लेकर भी भारत सरकार सतर्क हो चुकी है। ऐसे में जहां 20 दिसंबर को भारत सरकार ने चीन, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संक्रमित लोगों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग में तेजी लाने के निर्देश जारी किए थे। साथ ही कोरोना वायरस के नए वेरिएंट पर नजर रखने का आदेश भी दिया था। वहीं 21 दिसंबर को ही केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोरोना से बचाव को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। हम लोगों से सतर्क रहने और टीकाकरण कराने की अपील करते हैं। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के हमलों के बीच कहा कि बिहार में शराबबंदी का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था। शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। वहीं मामले पर कार्रवाई को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने और क्या कुछ कहा, ये जानते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के हमलों के बीच एक बार फिर से अपनी बात दोहराई है। कहा, बिहार में शराबबंदी का निर्णय सभी की सहमति से लिया गया था। अब इस बात को हम जनता के बीच प्रसारित भी करेंगे और शराब ना पिए, इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाएंगे।
उन्होंने एक बार फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा कि जो पिएगा वो मरेगा। उन्होंने कहा कि ये शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। उन्होंने पूछा कि देश में ऐसा कौन सा राज्य है जहां शराब पीने से लोगों की जान नहीं जा रही है। शराबबंदी के मामले की जांच करने के मामले और मौतों के आंकड़े के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि एनएचआरसी के मामले पर कुछ नहीं कहना है, इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बीजेपी शासित राज्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दूसरे राज्य में भी तो शराब से मौत हुई है, तो वहां एनएचआरसी की टीम क्यों नहीं जाती है? यहाँ तो फिर भी बहुत कम मौत हुई है, बाकी तो हम सब कर ही रहे हैं। शराब से हुई मौतों के बाद नीतीश कुमार गुस्से में नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि हम सब कुछ देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, सब चीज की जांच की जाएगी। जो लोग इसमें शामिल होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, आप लोग बस ध्यान रखिए। उन्होंने शराब माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हम फिर से कहेंगे, ये सब धंधा मत करो, गलत काम मत करो। बीजेपी वाले शराबबंदी को पहले क्यों सपोर्ट कर रहे थे, पहले ये बताएं। इससे पहले मौतें नहीं हुई थी क्या? जहरीली शराब से लोग पहले नहीं मरे थे क्या? समाज सुधार अभियान के जरिए लोगों को खूब जागरूक किया था। साक्ष्य के अभाव में कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन बरी हो गया है। पुलिस के गवाह भी नहीं साबित कर पाए उनका गुनाह क्या था। पूरा मामला देखिए। कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन को पुलिस नक्सली मुठभेड़ में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। कोर्ट में अपर न्यायायुक्त एमसी झा की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। वहीं कुंदन पाहन की ओर से अधिवक्ता ईश्वर दयाल किशोर ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान रांची पुलिस की ओर से 5 गवाह प्रस्तुत किए गए, लेकिन पुलिस के ये गवाह यह साबित नहीं कर पाई कि पुलिस के साथ हुए नक्सली मुठभेड़ में कुंदन पाहन के दस्ते से ही गोलीबारी की थी। बता दें कि साल 2008 में कुंदन पाहन के खिलाफ रांची के नामकुम थाना में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि कुंदन पाहन ने राज्य सरकार की सरेंडर नीति के तहत साल 2017 में आत्मसमर्पण किया था। 5 करोड़ नगद समेत 1 किलो सोने की लूट, स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर फ्रांसिस इदवार और पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या के अलावा कुंदन पाहन के ऊपर दर्जनों मामले दर्ज हैं। अगर आप भी दिन भर मोबाइल देखने और फोन पर बात करने के शौकीन हैं तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब मोबाइल कंपनी काटने वाली है आपकी जेब। जी हाँ, क्या है पूरा मामला जानते हैं इस रिपोर्ट में। जैसा कि सबको पता है, मौजूदा समय में हर व्यक्ति मोबाइल का आदी हो चुका है। मोबाइल के इस्तेमाल के कई फायदे हैं तो कई मायने में स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक भी साबित हो रहा है। वहीं आने वाले दिनों में मोबाइल बिल बढ़ने के आसार भी है। फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जेफरेज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो का टैरिफ अगले 3 वित्त वर्षों में चौथी तिमाही में 10% बढ़ सकता है। सूत्रों के अनुसार पिछले टैरिफ में बढ़ोतरी का अधिकांश फायदा कंपनियों को पहले ही मिल चुका है और उनके राजस्व और मार्जिन पर दबाव बढ़ रहा है। इसे टैरिफ की बढ़ोतरी का कारण माना जा रहा है। ऐसे में मोबाइल यूजर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाल ही में झारखंड सरकार की ओर से किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार से जोड़ने और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सावित्रीबाई फूले योजना की शुरुआत की गई, जिसे लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिला के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने क्या कहा, ये देखते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पशुधन योजना सावित्रीबाई फूले योजना का शुरुआत किया, जिसे लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि 30 तारीख तक पशुधन योजना, सावित्रीबाई फूले योजना आदि का काम युद्ध स्तर पर चलेगा, जिसे लेकर सभी का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द लोगों को इसका लाभ मिल सके। वहीं इसके अलावा पर्यटन की दिशा में भी काम चल रहा है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट के 8 सेंटर भी खुल चुके हैं। 3 से 4 महीने की कोशिश के बाद लोगों को वहां काम दिया जा रहा है ताकि बेरोजगारी में कमी हो, जो समस्या आ रही है तत्काल उसका निराकरण किया जा सके। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजन योजना जो है भरपूर स्तर पर कार्य हो रहा है। उसमें हमारे पास प्रखंड स्तर से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें वो रोजगार सृजन के तहत लोन लेकर विभाग से अपनी योजना चलाते हैं, अपना कार्य करते हैं
और उसको धीरे धीरे करके वापस करते हैं। साथ ही साथ हम लोग के यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के भी 8 सेंटर खुल चुके हैं जहाँ पर 3 से 4 महीने के कोर्सेज़ के बाद लोगों को प्लेस किया जा रहा है ताकि बेरोज़गारी की दिक्कत कम हो। और सेफ़ माइग्रेशन के तहत सेफ़ माइग्रेशन इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं। पंचायत स्तर पे हम लोग सभी बेरोज़गारों को या फिर माइग्रेट होने वाले लोगों को का रजिस्टर बनवा रहे हैं ताकि उनकी जो भी समस्याएं हों उन पर हम उनका निराकरण कर सकें। तो इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए सूत्रकार के साथ। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं अहम खबरों के साथ। नमस्कार।